आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मैच नंबर 2 जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी इसी वर्ल्ड कप के अंदर 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं और उसमें किस तरीके की पिच हमने देखी, बाउंस कैसा देखा और तेज गेंदबाजों को या स्पिनर्स को किस फेज में वहां पर जाकर के हेल्प मिलती है इस मैदान पर खास करके, और बैटर्स कहां पर डोमिनेट करते हैं, बाउंड्रीज वहां पर कैसी देखने को मिलती है, वो सब कुछ तो हम आगे पिच रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे, जिसके दम पर हमको निश्चित तौर पर प्लेयर्स किस तरीके के अपने टीम में लेके जाने हैं उसको समझने में काफी हद तक मदद मिलेगी, चाहे इंग्लैंड की तरफ से बात करें चाहे इंडिया की तरफ से। लेकिन चूंकि हम यहां पर एक सेमीफाइनल मैच की बात करें तो सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लें और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की भी बात कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2 बार आपस में टी20 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें एक बार इंडियन टीम ने जीता मैच, एक बार इंग्लैंड की टीम ने जीता, और तीसरी बार जब इस मैदान पर ये दोनों टीमें 5 मार्च को शाम को 7 बजे से खेलने उतरेंगी तो ये ओवरऑल टी20 क्रिकेट के इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो तीसरी बार एक दूसरे के खिलाफ कोई टी20 मैच खेलेंगी। यानी कि इसके पहले जो 29 टी20 मैचेस ये दोनों ही टीमें आपस में खेल चुकी हैं उसमें जीत और हार की परसेंटेज देखें तो इंडियन टीम थोड़ा सा आगे निकल जाती है 17 मैचेस जीत करके, जिसमें 12 मैचेस इंग्लैंड की टीम ने भी जीते हैं, और रीसेंट पास्ट में देखें तो इंडियन टीम ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है। और वहीं पर केवल हम बात करें जो कि टी20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ 5 मुकाबले खेल करके उसमें से इंडियन टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं। और चूंकि एक सेमीफाइनल मैच है टी20 वर्ल्ड कप का, तो केवल टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैचेस में हेड टू हेड की बात कर लें तो ये दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने उतर चुकी हैं और वो भी सेमीफाइनल में। और ध्यान रखिएगा ये लगातार तीसरी बार ये दोनों टीमें किसी सेमीफाइनल मैच में खेलेंगी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, चूंकि जो पहली बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरी थी, ये जो 2 मौके में ये दोनों टीमें खेल चुकी हैं उसमें था एक बार 2022 का टी20 वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के मैदान पर था, जहां पर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके बाद 2024 का जो अगला टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंडियन टीम ने 2024 में इंग्लैंड की टीम को हरा करके बदला पूरा किया, और लगातार ये कोई तीसरा टी20 वर्ल्ड कप है जब ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगी। और एक बड़ा यूनिक इंफॉर्मेशन है कि जब 2022 में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया तो फाइनल में जाकर के वो जीत करके चैंपियन बनी, और इंडिया ने जब इंग्लैंड को 2024 में हराया तब जाकर के फाइनल में एक बार फिर से इंडियन टीम वहां पर चैंपियन बनी। तो जिस टीम ने वो सेमीफाइनल मैच जीता वो टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। और जैसा कि आपको पता होगा कि टी20 वर्ल्ड कप में एक बार इंग्लैंड की टीम जीती है, 2 बार इंडियन टीम भी ट्रॉफी जीत चुकी है, तीसरी बार निश्चित तौर पर इंडियन टीम यहां पर कोशिश कर रही है और मैदान यहां पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का होगा। लेकिन वो तो हमने ओवरऑल टी20 में अगर हम बात करें हर एक तरीके से डेटा देख लिया कि टीमों ने ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंसेस एक दूसरे के खिलाफ किया। लेकिन केवल प्लेयर्स की अगर हम बात कर लें तो जो इंग्लैंड का पूरा करंट स्क्वाड है उसमें केवल हम टी20 फॉर्मेट में किसी सेमीफाइनल मैचेस में किए गए परफॉर्मेंसेस के आंकड़े अगर आप देखें, जो प्लेयर्स कभी किसी टी20 फाइनल में खेले हैं, टी20 सेमीफाइनल में खेले हैं, तो उसमें फिलिप साल्ट के आंकड़े देखें तो 5 बार ये किसी टी20 फॉर्मेट के सेमीफाइनल मैचेस में खेल चुके हैं, उसमें केवल 85 रन है, 17 का एवरेज है। हालांकि जोस बटलर का बैटिंग एवरेज 31 का है, 9 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है इनको। और वहीं पर हैरी ब्रूक का बैटिंग एवरेज केवल 13 है, 2 मैचेस में 27 रनों के साथ, जबकि टॉम बैटन के 4 मैचों केवल 64 रन है। वहीं पर सैम करन टोटल फ्लॉप रहे हैं एज ए बैटर, लेकिन बॉलर के तौर पर 2 मैच में 2 विकेटें हैं। और वहीं पर विल जैक्स की बात करें तो 2 मैच में 25 रन है, केवल 1 विकेट है, जो कि इस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस जीत रहे हैं। तो क्या इनकी एक फेलियर आज के इस मैच में ड्यू है वो देखना पड़ेगा। बाकी लियम डॉसन इन्होंने भी 6 मैचेस खेल करके 5 विकेटें चटकाई हैं। जोफ्रा आर्चर ने 4 सेमीफाइनल मैचेस खेल करके 5 विकेटें चटकाई हैं। आदिल रशीद की परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी एवरेज रही हैं। जेमी ओवरटन एक बार खेले हैं, कोई विकेट नहीं है, जबकि ल्यूक वुड 4 मुकाबले खेल करके केवल 1 विकेट है। इसमें बेन डकेट के 4 मैचेस में 152 रन है, 50 का एवरेज है, जो कि बेहतर खेले हैं। और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टी20 की बात हो रही है, इंटरनेशनल टी20 की बात नहीं हो रही है, तो ओवरऑल टी20 फॉर्मेट में जो सेमीफाइनल मैचेस इन लोगों ने खेले हैं उसका डेटा यहां पर आपको मैंने शेयर करके दिखाया है। और बात करें अगर आप इंडियन प्लेयर्स की, और जैसा कि आपने इंग्लैंड की टीम में देखा कि ज्यादातर प्लेयर्स की फेलियर्स निकल करके आती हैं सेमीफाइनल मैचेस में, लेकिन अगर आप इंडियन टीम की तरफ से देखें तो ज्यादातर प्लेयर्स परफॉर्म करके आते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा के 3 मैच में 83 रन है। वहीं पर संजू सैमसन केवल एक बार सेमीफाइनल मैच खेले जिसमें 11 रन है। सूर्य कुमार यादव के 4 मैच में 85 रन है, 28 के एवरेज है, चूंकि एक बार नॉट आउट लौटे हैं। बाकी तिलक वर्मा के 2 मैच में 63 रन है और एक बार आउट नहीं हुए, तो 63 का ही एवरेज भी है। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या के 4 मैच में 91 रन है, 1 विकेट है, तो बॉलिंग से तो नहीं चले लेकिन बल्ले से ठीक ठाक काम किया। बाकी शिवम दुबे के 3 मैच में 3 विकेट हैं, 13 रन है। और उसी में अक्षर पटेल के 3 मैच में 41 रन है, 5 विकेट हैं। अर्शदीप सिंह जो एक प्रीमियर निश्चित तौर पर बॉलर के तौर पर निकल करके आए हैं विकेट निकालने के मामले में इंडियन टीम की तरफ से, इनके आंकड़े सेमीफाइनल मैचेस में बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। प्रेशर सिचुएशन में 5 मैच में केवल 1 ही विकेट है, और उसी में जसप्रीत बुमराह के 2 मैच में 3 विकेट हैं। वाशिंगटन सुंदर के 2 मैच में 6 विकेट हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज खेलेंगे। बाकी कुलदीप के भी 2 मैच में 4 विकेट है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या कुलदीप जैसे प्लेयर को इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खिलाने के लिए उतारेगी इंडियन टीम या नहीं, क्योंकि सामने की जो टीम है वो रिस्ट स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती। इंग्लैंड के खिलाफ इनके आंकड़े भी काफी शानदार रहे हैं। तो
तो ओवरऑल टी20 फॉर्मेट में और वो भी वर्ल्ड कप के अंदर और वो भी सेमीफाइनल मैचेस में जो परफॉर्मेंसेस ओवरऑल हमने देखी, चाहे टीम की बात कर लें चाहे प्लेयर्स की बात कर लें, उसके बेसिस पर एक बेस तो काफी हद तक बन गया हमारा आगे की प्रेडिक्शन करने के लिए, जिसमें पिच रिपोर्ट को भी इंक्लूड करें, जिसमें आपको मैंने शुरू में ही 6 मैचेस का नाम लिया था। हालांकि यहाँ पर 7 मैचेस टोटल इसी वर्ल्ड कप के अंदर खेले गए हैं और उन 7 मैचेस में जो आखिरी मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का, वहां पर एक हाईएस्ट स्कोर बना इस पूरे मुंबई के मैदान पर। ओवरऑल इसके पूरे इतिहास में जो टोटल 16 टी20 मैचेस में उसमें पहली बार 254 तक कोई टीम पहुंची है 6 विकेट के नुकसान पर, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम थी। जिम्बाब्वे उसके जवाब में केवल 147 रन ही बना पाई। और ओवरऑल जो 7 मैचेस इस वर्ल्ड कप के अंदर इस मैदान पर हुए, 4 बार उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती। और इन 7 मैच में 41 विकेट स्पिनर को तो 44 विकेट पेसर्स को मिली, 30 विकेट पहली इनिंग में, 14 सेकंड इनिंग में, और स्पिनर्स के 41 में से 19 पहली इनिंग में, 22 सेकंड इनिंग में। और चूंकि 7 मैचेस हो चुके हैं तो काफी हद तक यहाँ पर यूज्ड पिचेस ही आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि आखिरी मैच यहाँ पर 23 फरवरी का हुआ था तो ठीक ठाक रोलिंग तो हो चुकी होगी, तो हार्डनेस तो पिच में आ जाएगी, लेकिन एक जो इफेक्ट होगा वो स्पिनर्स को निश्चित तौर पर जो वेयर एंड टेयर का फायदा मिलने वाला है यहाँ पर। तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे और शुरुआत में चूंकि एक समुद्र के किनारे मैदान जो सी ब्रीजेस चलती हैं उसकी वजह से जो हवा में नमी होती है तो स्विंग भी बॉलर्स को मिलती है तेज गेंदबाजों को नई गेंद से। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए, और चूंकि छोटा ग्राउंड है तो चौके छक्के खूब लगते हैं, तो डेथ ओवर्स में आपको कुछ ज्यादा ही रन बनते आपको दिखाई पड़ेंगे लगातार यहाँ पर। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन बना कि एक शानदार लाल मिट्टी की पिच जहां पर एक ट्रू बाउंस होता है, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलती है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स यहाँ पर गेम में आते हैं और डेथ ओवर्स में जम करके रन बनते हैं एक छोटे ग्राउंड पर। तो इस तरीके की पिच जिसमें हमको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो पिच आज के मैच में मिलेगी उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं या कोई फ्रेश पिच होगी, उसके बारे में जो अपडेट होगा आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और साथ ही साथ उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तो जाकर के आप उसको ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर आपको मिलेंगे टॉस के बाद। फिलहाल तो जो इंडियन टीम का प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर उतरने की उम्मीद है आज के इस मैच में वो आपके सामने है, जिसमें हो सकता है कि आउट एंड आउट एक कुलदीप यादव को मौका मिल जाए। हालांकि उसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडियन टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगी। बाकी उसके अलावा जो बेंच पर ऑप्शंस हैं वो आपको पता ही है। और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई इंडियन टीम की तरफ से टोटल 5 ही बॉलर यूज किए गए, शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं करी थी, तो निश्चित तौर पर यही आपको चारों बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। जिसमें चूंकि आपको मैंने बताया था कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पर पिच रिपोर्ट में बताया था ना कि सी ब्रीजेस जो चलती हैं, चूंकि शाम को 7 बजे से मैच है, तो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग और लाल मिट्टी की पिच है तो सीम मूवमेंट काफी अच्छा मिलता है। हवा में नमी होने की वजह से हवा में भी स्विंग मिलती है, तो पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो। और निश्चित तौर पर ये तीनों आपको डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं, तो ओवरऑल तो इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ी जाती है। भले अर्शदीप के आंकड़े आपने पीछे देखे सेमीफाइनल में अच्छे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका होगा, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी ही उतनी बेहतर है। बाकी अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और पिच पर से फायदा निकालने की कोशिश करेंगे। जिसमें ओवरऑल टी20 फॉर्मेट में अगर आप चाहें तो इंडियन प्लेयर्स के आंकड़े देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस इनका है, और उसके बाद रीसेंट फॉर्म देखने जाएं तो वो भी आपके सामने। और इस वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता ही है इंडियन टीम साउथ अफ्रीका को छोड़ करके बाकी सभी टीमों को हरा करके यहां तक पहुंची है, जिसमें निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा एक ऐसे प्लेयर साबित हुए हैं जो केवल 1.55 की पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं, बाकी सभी मैचेस में पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, बिल्कुल भी बल्ले पर इनके गेंद नहीं आ रही। वहीं पर संजू सैमसन जो 2 बार मौके पाए तो शुरुआत अच्छी करके बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और वो कमी इन्होंने पिछले मैच में पूरी करी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 57 नाबाद की एक शानदार पारी खेल करके और मैच विनिंग इनिंग खेल करके कमाल की जबरदस्त फॉर्म दिखाई इन्होंने। और उसमें ईशान किशन जो शुरुआत में जबरदस्त फॉर्म में थे, इनका फॉर्म थोड़ा सा डिप किया है, तो इनको लेकर के एक डाउट क्रिएट होता है, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगता है कि इनको आप लेकर के जाएंगे या नहीं जाएंगे। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, इनके साथ भी वही दिक्कत है, केवल एक ये 33 की पारी और एक 84 की पारी। 84 की पारी तो उन्होंने काफी फंसे हुए मैच में खेला था और उसमें भी स्ट्राइक रेट कमाल का था। और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 33 रन की पारी थी ये भी एक कमाल की ही पारी थी, स्ट्राइक रेट इसमें भी 13 गेंद पर ही 33 रन आए थे। तो 2 कमजोर बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ आप कह सकते हैं कि बेहतर पारी खेलने के अलावा बाकी जब कोई तगड़ी बॉलिंग आई है तो कुछ खास कमाल रन तो बने हैं थोड़े बहुत, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर रहा है, बिल्कुल भी शॉट्स इनसे खेले नहीं गए हैं। तो क्या हम इनको भी ड्रॉप करें या टीम में लेकर के जाएं, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क होगा। बाकी तिलक वर्मा ये जब से नीचे आए हैं तब से काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। बाकी हार्दिक पांड्या को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, खास करके पिच को देखते हुए जहां जहां पर ये बॉलिंग करते हैं और प्लस बैटिंग तो कर ही रहे हैं, बैटिंग में तो जबरदस्त फॉर्म में भी अगर आप देखें तो उसकी बेसिस पर इनकी जो यूटिलिटी बन जाती है ओवरऑल एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर निकल कर आते हैं। बाकी शिवम दुबे, अब चूंकि ऊपर से अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को लेकर के क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट हो चुके हैं, डाउट क्रिएट हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या आप शिवम दुबे को लेकर के जाएंगे एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर, इसका भी आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। बाकी अक्षर पटेल इस तरीके की
की पिच पर, और खास करके जब सामने इंग्लैंड की टीम हो उसको देखते हुए इनको भी आप कतई ड्रॉप नहीं कर सकते। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह को लेकर के तो अनक्वेश्चनेबल है, खास करके इस तरीके के प्रेशर मैचेस में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस करते हैं इनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना भी नहीं चाहिए। अब वहां पर देखना पड़ेगा कि अर्शदीप जिनकी पिछले मैच में ठीक ठाक पिटाई हुई, वरुण चक्रवर्ती जो विकेटें तो पिछले 3 मैच में एक एक लेकर के गए हैं लेकिन इनकी भी जम करके पिटाई हुई है, इनसे बिल्कुल भी लेंथ पकड़ी नहीं जा रही, बॉलिंग की लेंथ इनकी खराब हो चुकी है, जो कि शॉर्ट पिच अब काफी बॉलिंग कर रहे हैं, बचने जा रहे हैं मार से। तो निश्चित तौर पर एक चीज क्लियर हो रही है कि अब उस टच में नहीं है एज ए बॉलर जो जिसके दम पर इन्होंने T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपने सेमीफाइनल मैचेस के स्टैट्स देखे, अर्शदीप के नंबर्स बहुत ही खराब थे, हालांकि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा तो फिर भी ठीक ठाक कर गए थे। तो जो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स है 5 प्लेयरों को लेकर के, और जो श्योरिटी हमको 4 प्लेयरों को लेकर के है, तो श्योरिटी जो 4 प्लेयरों को लेकर के है उसमें से किसको ड्रॉप करके हम किन्हीं क्वेश्चन मार्क वाले प्लेयरों को लेकर के जा सकते हैं या नहीं, उसी का आंसर खोजने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हेड टू हेड के स्टैट्स देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैचेस में, जिसमें अभिषेक शर्मा डोमिनेट करता है इंग्लिश बॉलिंग अटैक को 5 मैचेस में 279 रन बना करके 55 के एवरेज के साथ। लेकिन संजू सैमसन के आंकड़े देख लीजिए, 5 मैच में केवल 51 रन है 10 के एवरेज के साथ। ईशान किशन के आंकड़े भी काफी एवरेज हैं। सूर्य कुमार यादव तो ठीक ठाक खेल गए हैं 29 के एवरेज के साथ, जिसमें सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। और उसमें तिलक वर्मा के 5 मैच 133 रन 44 का एवरेज है। बाकी हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह जिनके नंबर थोड़े एवरेज ही हैं, 6 मैच में 6 विकेटें। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो कि कमाल करते हैं 5 मैच 14 विकेटों के साथ, बुमराह के 5 मैच में 9 विकेटें। और बेंच पर से अगर आप देखें तो कुलदीप अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर इनके बारे में आपको मैं पहले ही कह चुका हूं, ये सीधे टीम में हमारे आते हैं। हालांकि वो देखना पड़ेगा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन कम से कम इस हेड टू हेड की स्टैट्स को देखने के बाद जो थोड़ी सी क्लैरिटी हमको कम से कम अभिषेक शर्मा को लेकर के मिली है, उसको देख लेने के बाद अगर आप वेन्यू का भी डेटा देखें तो इस मैदान पर अभिषेक शर्मा के आंकड़े फिर से पुअर हो जाते हैं। केवल 21 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन हो गए, ईशान किशन जिनके एक्सपीरियंस तो यहाँ पर बहुत अच्छा है खेलने का, 31 मैचेस में 23 का बैटिंग एवरेज है। लेकिन सूर्य कुमार यादव जो जिनका होम ग्राउंड है बेसिकली 45 के एवरेज के साथ यहाँ पर रन बनाते हैं, 41 मैच 1485 रन। बाकी तिलक वर्मा के 20 मैच में बैटिंग एवरेज 30 का है, और आईपीएल का इनका होम ग्राउंड है। सेम चीज हार्दिक पांड्या को लेकर के भी आप कह सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पर खेलने का बहुत अच्छा है। शिवम दुबे का होम ग्राउंड तो यह है, लेकिन यहाँ पर एज ए बॉलर कुछ खास कामयाब हुए नहीं है। 13 मैच में 275 रन जरूर बनाए हैं। बाकी अक्षर पटेल के 14 मैच में केवल 11 विकेटें हैं। यहीं पर अर्शदीप काफी बेहतरीन कमाल करते हैं, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में केवल 12 का स्ट्राइक रेट है। तो एक बात तो क्लियर होता है कि यहाँ पर जो कंडीशंस बनती है ना लाल मिट्टी की पिच पर, सी ब्रिजेस की वजह से शुरुआती ओवर में और आखिरी ओवर में, वो निश्चित तौर पर अर्शदीप उसका फायदा पूरा उठा पाए हैं। वरुण चक्रवर्ती के भी 8 मैच में 8 ही विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह के 49 मैच में 63 विकेटें, और बाकी जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। और ओवरऑल हमारा अब जो कंक्लूजन बनता है कि आज के इस मैच में संजू सैमसन जी की पिछले मैच की जो पारी खेल चुके उसके बाद इनको ड्रॉप करना तो बड़ा मुश्किल है। बाकी अभिषेक शर्मा के हेड टू हेड के आंकड़ों को देखने के बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव भी हमारी टीम में आते ही हैं, इनको लेकर के कोई ज्यादा डाउट आपको रखना है नहीं। हालांकि अगर आप डाउट रख रहे हैं ईशान किशन को लेकर के खास करके, और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा संजू सैमसन के पिछले जैसे आंकड़े आपने देखे या सूर्य कुमार के जैसे आंकड़े आपने देखे, तो अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तब मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा कि आप शिवम दुबे को लेकर के जाएं या तिलक वर्मा को लेकर के जाएं, किसी भी एक प्लेयर को, जिसमें शिवम दुबे मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर चॉइस हो सकते हैं अगर पहली इनिंग की बैटिंग हो। लेकिन वहीं पर अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग हो तो वहां पर आप तिलक वर्मा को प्रेफर कर सकते हैं। अगर इन चारों में से किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह पर आप ये काम कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या को तो आपको ड्रॉप कतई करना है ही नहीं, और सिमिलरली अर्शदीप सिंह भी अब हमारी टीम में आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ। लेकिन अब बात वही बनती है कि स्पिनर्स के जो परफॉर्मेंसेस इस मैदान पर भी बेहतर नहीं है। फिलहाल पिछले कुछ मैचेस में भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है, लेकिन उसमें भी मैं अक्षर पटेल पर तो पूरा भरोसा कर पाऊंगा। अब वरुण चक्रवर्ती का देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग होगी, और उसमें स्पेसिफिकली ड्यू का जो इफेक्ट है, हालांकि पिच रिपोर्ट में ये बात मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन यहां पर एक चीज और देखनी पड़ती है कि सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं, जिसके चांसेस बहुत कम है, इसी वजह से उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो नहीं, पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास 8 ऐसे ऑप्शन हैं जो सीधे टीम में आते हैं। हालांकि मैं 8 को तो ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन फॉर श्योर इन टॉप ऑर्डर में इसके जो 4 बैटर्स उसमें से कोई 3 प्लस हार्दिक पांड्या और ये 3 बॉलर पक्के तौर पर हमारी टीम में आते हैं। यहां तक आते आते जो श्योरिटी है वो तो आपको मैं दे चुका हूं, लेकिन उसी में अगर आप बैटर्स की वीकनेसेस भी देखने आए प्लेयर बैटल में, तो अभिषेक शर्मा जो आदिल रशीद की 25 गेंद पर 62 रन बना करके 3 बार, तो सैम करन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, ऑफ स्पिन पर लेग स्पिन पर ये फंसते रहे हैं। ये चीज हमने देखी है इनके T20 क्रिकेट के करियर में। बाकी संजू सैमसन भी सैम करन पर 2 बार बहुत ही सस्ते में 16 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं, और जोफ्रा आर्चर पर 3 बार केवल 25 रन बना करके
करके आउट हो चुके थे। एक दिक्कत इनके सामने रही है ये दोनों बॉलरों के आगे, हालांकि सैम करन पावर प्ले में बॉलिंग कर नहीं रहे, ये भी एक सिचुएशन है। बाकी ईशान किशन, विल जैक्स पर, आदिल रशीद पर और ऑफ स्पिन पर इनकी जो खराब फॉर्म रही है वो लगातार देखने को मिली है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। तो एक ऑफ स्पिनर, चाहे वो विल जैक्स हो और चाहे दूसरा कोई भी बॉलर हो, विल जैक्स से फिलहाल स्पिन कर रहे हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग, और उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है इसी वजह से। बाकी सूर्य कुमार यादव जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं, हालांकि कोई प्रॉपर ऑप्शन सामने की टीम में है नहीं जो पावर प्ले में बॉलिंग करने आए। हालांकि इनके सामने जो ये मिडिल ऑर्डर बैटर हैं निश्चित तौर पर सैम करन आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी जोफ्राज और आदिल रशीद भी इनको आउट करते रहे हैं। आदिल रशीद ने तिलक वर्मा को भी एक बार फंसा रखा है। बाकी हार्दिक पांड्या, सैम करन और जेमी ओवरटन पर विकेट देते रहे, खास करके जेमी ओवरटन पर। तो जेमी ओवरटन भी एक बड़े अच्छे ऑप्शन निकल करके आते हैं, जो कि अगर आप देखें तो पिछला मैच नहीं खेले थे, जो कि पिछला मैच खेले थे रेहान अहमद इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिन्होंने अपनी टीम को मैच बेसिकली हारा हुआ मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जिता भी दिया और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करी थी। तो देखना पड़ेगा रेहान अहमद खेलेंगे या जेमी ओवरटन वापस आएंगे। बाकी तो जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर है वो आपके सामने है, जिसमें इनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ा है, और उसमें जो बेंच इनका है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो बॉलिंग पिछले मैच में इनके बॉलर्स ने करी है, टोटल कुल मिलाकर के 7 ऑप्शन जो यूज किए थे इस टीम ने, वो बॉलर के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में करेंगे, लियम डॉसन पावर प्ले में बॉलिंग जरूर कर जाते हैं, लेकिन एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, सामने लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। तो निश्चित तौर पर मुझे तो नहीं लगता कि आज ये दिखाई पड़ेंगे पावर प्ले में, और चांसेस काफी अच्छे हैं कि आज पावर प्ले में आपको सैम करन दिखाई पड़ जाएंगे, या अगर जेमी ओवरटन खेलता है तो वो भी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी आदिल रशीद, विल जैक्स, जेकब बीथल जिन्होंने एक ही ओवर किया था, या रेहान अहमद खेलते हैं तो वो कहां पर बॉलिंग करेंगे उसका डेटा यहाँ पर आपके सामने है। करियर के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीसेंट फॉर्म के आंकड़े भी आपके सामने, जो कि दिखाएगा कि ये टीम जो कि शुरुआत तो खराब कर रही थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है इन्होंने फॉर्म गेन किया है। हालांकि उसमें इनके जो दोनों ओपनर्स हैं ना, वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित हुए। उसमें हालांकि फिलिप साल्ट ने तो फिर भी बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन जोस बटलर पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, और बाकी पिछले मैच में तो खाता भी नहीं खुला। हैरी ब्रूक में बीच में जब से नंबर 3 पर बैटिंग करने आए, 2 अच्छी पारियां इन्होंने खेल ली हैं, तो फॉर्म तो इन्होंने दिखाया है। बाकी जेकब बीथल ये भी एक बहुत ही हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पर अपना नाम लिखा करके जा रहे हैं। बाकी टॉम बेंटन के साथ भी वही दिक्कत है, किसी मैच में चलते हैं तो किसी अगले 2 मैच में नहीं चलेंगे। बाकी सैम करन के भी साथ समस्याएं रही हैं, बल्ले से तो इन्होंने फिर भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं जब मौके मिले इनको एज अ बैटर, और ये विल जैक्स से भी ऊपर आते हैं बैटिंग करने, लेकिन एज अ बॉलर चूंकि उतने ओवर्स इनको मिले ही नहीं है पिछले 3 मैचेस में, इस वजह से वो छाप ये छोड़ नहीं पाए। बाकी विल जैक्स तो एक ऐसे प्लेयर निकल करके आए हैं ना, बैक टू बैक लगातार मैन ऑफ द मैचेस इन्होंने जीते हैं 4-5 बार इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो इनको तो मैं ड्रॉप करूंगा भी नहीं, और वैसे भी एक ऑफ स्पिनर के तौर पर 3 से 4 ओवर आज ये करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी रेहान अहमद का देखना पड़ेगा, रेहान अहमद ही खेलेंगे या जेमी ओवरटन खेलेंगे, जो भी खेलेगा। अगर आप इन दोनों का फॉर्म चेक करेंगे तो कमाल कर रहा है, रेहान अहमद और जेमी ओवरटन दोनों बल्ले से भी योगदान दे पाते हैं। बाकी लियम डॉसन एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ये मेरी टीम में आज के मुझे बनते नहीं, हालांकि फॉर्म इनका भी काफी बेहतर रहा है। बाकी जोफ्रा आर्चर इस मैदान पर निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। इवन आदिल रशीद जो कि निश्चित तौर पर तगड़े फॉर्म में है, ये भी मेरे टीम में होंगे। तो ये 3 प्लेयरों को लेकर के तो मैं फॉर श्योर हूं, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर हाईली मैं यहाँ पर डाउटफुल रहूंगा आज के इस मैच में कि किसको लेकर के जाएं या किसको लेकर के ना जाएं। और उसी को चेक करने के लिए अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो फिलिप साल्ट जो इंडिया के खिलाफ 7 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन रन केवल 96 है, लेकिन बटलर के आंकड़े काफी कमाल के हैं। वहीं पर हैरी ब्रूक फ्लॉप हुए हैं, जेकब बीथल फ्लॉप हुए हैं, और इन सभी की दिक्कतें रही हैं स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो इंडिया के पास होती है। तो निश्चित तौर पर उसी वजह से इनके आंकड़े उतने बेहतर है भी नहीं। इवन सैम करन के आंकड़े देखिए, 9 मैच में केवल 2 विकेट हैं और बल्ले से भी केवल 31 रन है। चला कोई है तो जोफ्रा आर्चर चले हैं, लेकिन आदिल रशीद के आंकड़े भी बहुत ही ज्यादा बिलो द एवरेज हैं, और उसमें जेमी ओवरटन एक नाम निकल करके आता है जिनके 5 मैच में 7 विकेटें हैं। तो चाहे रेहान अहमद खेलें और चाहे जेमी ओवरटन खेलें, तो अगर रेहान अहमद खेलेंगे तब तो मैं इनको टीम में नहीं रखता, लेकिन जेमी ओवरटन मेरी टीम में 100% होंगे, और उसमें जोफ्रा आर्चर को लेकर के भी मेरे दिमाग में कोई डाउट है नहीं। और अगर मैं ऊपर जाऊं बैटिंग में तो जेकब बीथल को यहां पर मैं प्रेफर करूंगा, शायद आज आपको ये बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करते दिखाई पड़े। और विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलिप साल्ट को तो नहीं, लेकिन मैं बटलर के ऊपर आज भरोसा करूंगा। ये मेरा आज का डिसीजन होगा अपना। तो ये 4 प्लेयर तो मेरी टीम में सीधे आते हैं, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो आदिल रशीद को भी मैं कंसीडर करूंगा, और इवन विल जैक्स को लेकर के तो मैं फॉर श्योर हूं ही, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर विल जैक्स को आपको लेना है तो आप चाहे तो जेकब बीथल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग में किसी न किसी ऑप्शन को तो आपको ट्राई करना है, और पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो सेफ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सैम करन का है। तो ये 4 से 5 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बेस्ट प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में आते हैं, जिसमें सैम करन के इंडिया के खिलाफ आंकड़े अच्छे थे नहीं। इवन सैम करन के इस मैदान पर भी 9 मैच में केवल 8 ही विकेट है, लेकिन वही बात इनके साथ एक सेफ्टी आ जाती है बैटिंग प्लस बॉलिंग की। तो देखना पड़ेगा कितने बॉलर ये टीम आज के इस मैच खिलाएगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। टॉस के बाद काफी हद तक चीजें हमारी फाइनल हो पाएंगी। विल जैक्स के आंकड़े इस मैदान पर काफी बेहतर है, जोफ्रा आर्चर के आंकड़े इस मैदान पर काफी शानदार हैं, आदिल रशीद के आंकड़े थोड़े से
एवरेज हैं। और ऊपर टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखा तो फिलिप साल्ट भी और हैरी ब्रुक भी इस मैदान पर फेल हुए हैं, लेकिन बटलर यहाँ पर चले हैं। जेकब बीथल के आंकड़े यहाँ पर ठीक ठाक हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि कौन से बेस्ट 4 से 5 ऑप्शन इंग्लैंड की तरफ से हैं, वही हमारा फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन फाइनली किस तरीके की टीम बनेगी वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही पता चलेगा। बाकी वीकनेसेस देखने जाएंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिखाई पड़ेगी, स्पिन बॉलिंग के खिलाफ ये टीम थोड़ी सी पुअर रही है, चाहे कोई भी इंडियन स्पिनर हो, खास करके अक्षर पटेल। और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इसमें अर्शदीप सिंह ने भी ठीक ठाक परेशान इनको किया है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी ये लोग फंसते हैं, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पर भी फंसते हैं, वो चीज़ तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें सिराज का भी नाम आपको दिखाई पड़ेगा, हालांकि सिराज खेलेंगे नहीं, वो तो बात काफी हद तक तय है। हार्दिक पांड्या के भी नाम आपको दिखाई पड़ेगा, खास करके सैम करन के खिलाफ। तो ओवरऑल काफी हद तक कंक्लूजन तो यही बनता है, चूंकि हम लोग खुद भी इंडियन हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर भी जो पिच यूज होगी आज के इस मैच में, उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं या वो फ्रेश पिच है उसकी अपडेट, ड्यू सेकंड इनिंग के अंदर ओस आएगी या नहीं उसका अपडेट, और मेरी अपनी फाइनल टीम जो बनेगी उसका भी अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे लिंक आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो पूरा देखिए। एक फुल थ्रॉटल वीडियो है जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कम से कम समय में कि आपकी टीम इजीली बन जाएगी। तो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।